इंसानी हिस्ट्री अक्सर एक बड़ी फैली हुई सिम्फनी जैसी लगती है। ये एक ऐसी रचना है जिसमें डिस्कवरी और इनोवेशन की ऊंची लहरें हैं। इसमें रिफ्लेक्शन और लर्निंग के शांत सोचने वाले हिस्से भी हैं। इंसानी अनुभव के इस शानदार ऑर्केस्ट्रा में मेडिसिन की कहानी एक बहुत गहरी और लगातार चलने वाली धुन बजाती है। ये धुन हेल्थ के लिए हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज और तकलीफों से हमारी लगातार लड़ाई के बारे में बताती है। बहुत पुराने जमाने से, हिस्ट्री लिखे जाने से भी पहले से, इंसानों ने बॉडी को समझने की कोशिश की है। उन्होंने इसकी बीमारियों को ठीक करने और गवन को लंबा करने की कोशिश की है। ठीक करने की ये अंदरूनी चाहत, ये हमारे इंसान होने का एक बेसिक हिस्सा है। ये एक ऐसी थीम है जो हर युग में गूंजती है, हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से जोड़ती है। इस मेडिकल सिम्फनी के सबसे पहले सुर शायद प्रीहिस्टोरिक गुफाओं की हल्की रोशनी में बजे होंगे। पुराने इंसान जो नेचर के करीब रहते थे, जानवरों को देखते होंगे। उन्होंने शायद उन्हें बीमार या घायल होने पर कुछ खास पौधे खाते हुए देखा होगा। इसी गहरी ऑब्जर्वेशन ने शुरुआती मेडिसिनल प्रैक्टिसेस की नींव रखी। आर्कियोलॉजिकल सबूत जैसे कुछ पुरानी खोपड़ियां मिली हैं जिनमें छेद हैं और वो ठीक भी हुए। गैप 2S, इससे पता चलता है कि हमारे पुराने पूर्वजों ने भी सर्जिकल ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। ये तरीके शुरुआती थे बिल्कुल और खतरे से भरे हुए, फिर भी ये दखल देने की, बीमारी का रुख बदलने की एक हिम्मती नई इच्छा दिखाते हैं। ये शुरुआती हीलर्स पायोनियर थे जो इंस्टिंक्ट, ट्रायल एंड एरर और पीढ़ी दर पीढ़ी मिले ज्ञान पर डिपेंड करते थे। ये पुरानी मेडिकल प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअल विश्वासों और रीति रिवाजों से गहरे जुड़े हुए थे। बीमारी को अक्सर बुरी आत्माओं का काम या भगवान की नाराजगी समझा जाता था। इसलिए इलाज में सिर्फ फिजिकल दवाएं ही नहीं बल्कि मंत्र, तावीज और शमन्स या मेडिसिन मैन के किए हुए अनुष्ठान भी होते थे। ये लोग अपने समाज में बहुत रिस्पेक्ट पाते थे। वे बॉटेनिकल ज्ञान और स्पिरिचुअल समझ दोनों के रखवाले थे। वे माइंड और बॉडी के बीच का गहरा कनेक्शन समझते थे। हालांकि उनके तरीके आज हमें अनसाइंटिफिक लग सकते हैं, उनका रोल बहुत जरूरी था। वे आराम, उम्मीद और बीमारी के भयानक अनजानेपन को समझने और उसका सामना करने का एक ढांचा देते थे। घुमक्कड़ गवन से खेतीबाड़ी वाले बसे हुए समाजों की तरफ बदलाव ने नई चुनौतियां खड़ी की। घनी आबादी का मतलब था बीमारियां आसानी से फैल सकती थीं, लेकिन बसे हुए गवन ने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और मेडिसिनल पौधों की खेती को भी मुमकिन बनाया। इस समय में धीरे धीरे इस बात का ज्ञान जमा हुआ कि क्या काम करता है और क्या नहीं। शुरुआती इंसानों की फार्माकोपिया यानी दवाओं की लिस्ट उनके आसपास की दुनिया ही थी। पत्तियां, जड़ें, बेरीज और पेड़ की छाल उनकी पहली दवाएं थी। ये अनुभव से मिला ज्ञान हजारों सालों में बड़ी मेहनत से इकट्ठा हुआ। उन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मेडिकल सिस्टम्स की जरूरी तैयारी थी जो बड़ी नदी घाटी सभ्यताओं में उभरने वाले थे, और इसने पूरी इंसानियत के लिए हेल्थ और हीलिंग की एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेवलप होती समझ का मंच तैयार किया। जब मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के उपजाऊ किनारों पर सभ्यताएं फली फूली तो मेडिसिन के ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स बनने लगे। मेसोपोटामिया के लोगों ने लगभग 3000 BCE ईसा पूर्व में क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स छोड़े हैं। इन टैबलेट्स में मेडिकल कंडीशंस, प्रिस्क्रिप्शंस और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बड़े ध्यान से लिखे हैं। वे मानते थे कि बीमारी अक्सर भगवान की सजा होती है। उनके हीलर्स, जिन्हें ASU यानी फिजिशियन या अशिपु यानी झाड़ फूंक करने वाला कहते थे, अनुभव वाले इलाज और जादुई रिचुअल्स दोनों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने सैकड़ों मेडिसिनल पौधों और उनके इस्तेमाल को डॉक्यूमेंट किया। वे कुछ हद तक हाइजीन की इंपॉर्टेंस भी समझते थे। उनके डायग्नोस्टिक तरीके हालांकि शुरुआती थे, उनमें सिम्टम्स को देखना और उन्हें भगवान की नाराजगी या नेचुरल कारणों से जोड़ना शामिल था। और दक्षिण में नाइल नदी के किनारे एंशिएंट इजिप्शियन सभ्यता ने मेडिसिन में कमाल की तरक्की की। इम्होटेप, जो लगभग 2650 ईसा पूर्व में थे, उन्हें सबसे पुराने जाट फिजिशियंस में से एक माना जाता है। वो एक आर्किटेक्ट और एक बड़े पुजारी भी थे। इजिप्ट का मेडिकल ज्ञान पेपरी में अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया है।
जैसे ईबर्स पैपरस और एडविन स्मिथ पैपरस। ये टेक्स्ट एनाटॉमी की काफी अच्छी समझ दिखाते हैं जो शायद उन्हें ममिफिकेशन की प्रोसेस से मिली होगी। वे कई बीमारियों, डायग्नोस्टिक तरीकों और इलाजों के बारे में बताते हैं। इन इलाजों में हर्बल दवाएं, चोटों के लिए सर्जिकल ऑपरेशन और दांतों के इलाज भी शामिल थे। इजिप्शियंस नब्स को पहचानते थे और हार्ट से उसका कनेक्शन समझते थे, जो फिजियोलॉजी की एक बड़ी शुरुआती समझ थी। इसी बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आयुर्वेदा नाम की ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक गहरी प्रणाली डेवलप हो रही थी, जिसकी जड़ें शायद 5000 साल पुरानी हैं। आयुर्वेदा, जिसका मतलब है ग्वन का विज्ञान, हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है। ये बॉडी, माइंड, स्पिरिट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस पर फोकस करता है। मुख्य आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे कारका संहिता और सुश्रुता संहिता, जो लगभग पहले मिलेनियम ईसा पूर्व में लिखे गए, बहुत डिटेल में जानकारी देते हैं। वे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोसिस और जड़ी बूटियों, डाइट, योगा और मसाज से इलाज के बारे में बताते हैं। सुश्रुता खास तौर पर अपने सर्जिकल प्रोसीजर्स के डिटेल्ड ब्यौरों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी शामिल है, जो उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड सर्जिकल स्किल दिखाता है। और कहते हैं कि सुश्रुता का संबंध वाराणसी से भी था। एंशिएंट चाइना में एक और अलग और असरदार मेडिकल ट्रेडिशन उभरी, हुआंगदी नेजिंग या द येलो एम्परर्स इनर कैनन, जो 3री सदी ईसा पूर्व और 1ली सदी ईसवी के बीच लिखा गया चाइनीज मेडिसिन का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। इसमें यिन और यांग, 5 तत्व, और की, ग्वन ऊर्जा के बॉडी में मेरिडियंस, ऊर्जा पथों से बहने का कंसेप्ट बताया गया है। इस फ्रेमवर्क में बीमारी को की का इम्बैलेंस या ब्लॉकेज माना जाता है। एक्यूपंक्चर, मॉक्सीबस्टन, हर्बल मेडिसिन और खास डाइटरी तरीकों से इस बैलेंस को ठीक करने की कोशिश की जाती है। हुआंगदी नेजिंग इलाज के साथ साथ बचाव पर भी जोर देता है। ये नेचर के साथ तालमेल में रहने और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बनाए रखने की इंपॉर्टेंस को बताता है। ये बातें आज भी बहुत मायने रखती हैं। मेडिकल ज्ञान की मशाल को फिर एंशिएंट ग्रीक्स ने और रोशन किया। लगभग 400 ईसा पूर्व में हिप्पोक्रेटिस ऑफ कोर्स, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ने इस फील्ड में क्रांति ला दी। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया कि बीमारियों के नेचुरल कारण होते हैं, सुपरनैचुरल नहीं। उन्होंने मेडिसिन को जादू और अंधविश्वास से अलग किया। हिपोक्रेटिक कॉर्पस, जो उनके और उनके फॉलोअर्स के लिखे मेडिकल टेक्स्ट का कलेक्शन है, उसमें ध्यान से ऑब्जर्वेशन, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस, बीमारी के भविष्य का अनुमान पर जोर दिया गया। मशहूर हिपोक्रेटिक ओथ ने फिजिशियंस के लिए एथिकल कंडक्ट का एक कोड बनाया, जिसमें पेशेंट की गोपनीयता और कोई नुकसान न पहुंचाओ के सिद्धांत पर जोर दिया गया। यह एथिकल फ्रेमवर्क आज भी दुनिया भर में मेडिकल प्रैक्टिस को गहराई से प्रभावित करता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पर उनके जोर ने साइंटिफिक मेडिसिन के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी। रोमन्स, जो महान इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ज्यादातर ग्रीक मेडिकल ज्ञान को अपनाया और उसे अपने हिसाब से ढाला। वे पब्लिक हेल्थ के उपायों में बहुत आगे थे। उन्होंने साफ पानी के लिए एक्वेडक्ट्स, पानी लाने के रास्ते बनाए, पब्लिक बैथ्स बनवाए और नालियों समेत ब्रिया सैनिटेशन सिस्टम्स डेवलप किए। रोमन मिलिट्री मेडिसिन खास तौर पर एडवांस थी। उन्होंने बीमार और घायल सैनिकों की देखभाल के लिए बैटलफील्ड सर्जरी यूनिट्स और हॉस्पिटल्स वैलिट्यूडनारिया बनाए। गैलन ऑफ पेर्गमन जैसे लोग, जो 2री सदी ईसवी में रोम में प्रैक्टिस करने वाले एक ग्रीक फिजिशियन थे, बहुत प्रभावशाली बने। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर गैलन की लिखी किताबें, हालांकि कुछ हद तक जानवरों के डिसेक्शन पर आधारित थीं और उनमें कुछ गलतियां भी थीं, फिर भी 1000 साल से ज्यादा समय तक वेस्टर्न मेडिकल सोच पर हावी रहीं और आने वाली सदियों तक मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस को दिशा देती रहीं। रोमन एम्पायर के पतन के बाद लगभग 8वीं से 14वीं सदी तक इस्लामिक गोल्डन एज मेडिकल लर्निंग और इनोवेशन का एक रोशन केंद्र बन गया। baghdad, कोर्दोबा और कायरो जैसे सेंटर्स में स्कॉलर्स ने बड़ी मेहनत से ग्रीक और रोमन मेडिकल टेक्स्ट्स को संभाला
और उनका ट्रांसलेट किया। उन्होंने खुद भी कई महत्वपूर्ण नई खोजें की। फिजिशियंस जैसे अल-राजी राजेज ने स्मॉल पॉक्स और मीजल्स जैसी बीमारियों पर विस्तार से लिखा और उनके साफ क्लिनिकल डिस्क्रिप्शंस दिए। इब्न सीना अविसेना ने अपनी महान रचना द कैनन ऑफ मेडिसिन से एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया बनाया जिसने उस समय के सारे मेडिकल ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया। यह किताब सदियों तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में एक स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक बनी रही और अपने कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से महाद्वीपों और संस्कृतियों में मेडिकल सोच को प्रभावित किया। यूरोप में मिडिल एजेस के दौरान मेडिकल प्रोग्रेस धीमा था और अक्सर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था। मोनेस्ट्रीज पुराने टेक्स्ट्स को सहेजने और बीमारों की देखभाल करने के केंद्र बन गए, लेकिन मेडिकल समझ अक्सर गैलन के सिद्धांतों और स्थापित अथॉरिटीज को चुनौती देने की हिचकिचाहट के कारण सीमित थी। बढ़ते हुए मध्ययुगीन शहरों में पब्लिक हेल्थ की हालत अक्सर खराब थी, जिससे बार बार एपिडेमिक्स फैलती थी। फिर भी इसी दौरान मेडिकल फैकल्टीज वाली पहली यूनिवर्सिटीज बनी, जैसे सलेर्नो, मॉन्टपेलिये और बोलोन्या में। ये संस्थान हालांकि शुरू में पारंपरिक शिक्षाओं से बंधे थे, आखिरकार उन्होंने उस क्रिटिकल इंक्वायरी और अनुभव पर आधारित जांच के बीज बोए जो रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की पहचान बने और भविष्य की तरक्की का रास्ता बनाया। सेक्शन 4 क्रांति और प्रगति मॉडर्न मेडिसिन का उदय। मेडिसिन की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट के साथ आया। 18वीं सदी के आखिर में स्मॉल पॉक्स एक भयानक और दूर दूर तक फैली बीमारी थी। एडवर्ड जेनर, एक इंग्लिश गांव के डॉक्टर, ने देखा कि जिन ग्वालिनों को काउपॉक्स होता था, जो एक हल्की बीमारी है, वे स्मॉल पॉक्स से इम्यून लगती थीं। 1796 में जेनर ने अपना मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जेम्स फिप्स नाम के एक लड़के को काउपॉक्स के घाव से निकले मटेरियल का टका लगाया और बाद में उसे स्मॉल पॉक्स के संपर्क में लाए। लड़के को बीमारी नहीं हुई। इस बेहतरीन काम ने इम्यूनोलॉजी और कई इन्फेक्शियस बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन्स के डेवलपमेंट की नींव रखी। जेनर की खोज ने अनगिनत जानें बचाई हैं और एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने की हमारी एबिलिटी को पूरी तरह बदल दिया है। 19वीं सदी में मेडिकल डिस्कवरीज की बाढ़ आ गई, जिसने मेडिसिन को परंपरा पर आधारित कला से बदलकर सबूतों पर आधारित साइंस बना दिया। माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट से साइंटिस्ट पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाए। इससे जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सामने आई, जिसे लुईस पास्टर और रॉबर्ट कोच ने आगे बढ़ाया। उनके काम ने पक्के तौर पर खास माइक्रोब्स को खास बीमारियों से जोड़ दिया। इस समझ ने हाइजीन, सैनिटेशन और स्टेरिलाइजेशन के तरीकों में क्रांति ला दी। उसी समय के आसपास एनेस्थीसिया में तरक्की, जिसमें विलियम टी.जी. मॉर्टन जैसे पायनियर्स ने ईथर का इस्तेमाल दिखाया। इससे कॉम्प्लेक्स और लंबे सर्जिकल प्रोसीजर्स मुमकिन और कहीं ज्यादा ह्यूमेन हो गए। इन बड़ी खोजों ने सर्जिकल नतीजों को बहुत बेहतर बनाया। 19वीं सदी के दूसरे जरूरी योगदानों में रुडोल्फ विर्चो का काम शामिल है, जिन्होंने सेल थ्योरी और सेल्यूलर लेवल पर बीमारी की हमारी समझ को आगे बढ़ाया। क्राइमियन वॉर के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कोशिशों ने सैनिटेशन और प्रोफेशनल नर्सिंग की इंपॉर्टेंस को सबके सामने लाया, जिससे हॉस्पिटल केयर में बड़ा सुधार हुआ और नर्सिंग एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बन गया। रेने लेनेक द्वारा स्टेथोस्कोप जैसे टूल्स के आविष्कार ने डायग्नोस्टिक एबिलिटीज को बेहतर बनाया। ये इनोवेशन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और रिसर्च पर बढ़ते जोर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोग्रेस की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने लगे। पब्लिक हेल्थ की कोशिशों ने भी जोर पकड़ा। सरकारें बड़े पैमाने पर सैनिटेशन, पानी की क्वालिटी और बीमारियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेने लगी। हेल्थ के सामाजिक असर को पहचानते हुए 20वीं सदी ने इन नींवों पर आगे बढ़ते हुए मेडिकल तरक्की की एक ऐसी लहर लाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एंटीबायोटिक्स की खोज, जिसकी शुरुआत 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन को देखने से हुई, एक बहुत बड़ा मोड़ था। एंटीबायोटिक्स ने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का असरदार इलाज दिया, जो पहले अक्सर जानलेवा होते थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप्स को समझने और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक्स में
डेवलपमेंट ने जान बचाने वाले इंटरवेंशंस में नए रास्ते खोले। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, कनेक्टिकट स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स ने डॉक्टर्स को बिना सर्जरी के इंसान के शरीर के अंदर देखने का मौका दिया। इसने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्रांति ला दी और ह्यूमन फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को देखने के लिए अद्भुत नई खिड़कियां खोल दी। सेक्शन 5, सबसे आगे और उससे भी पार 21वीं सदी में मेडिसिन और इसकी कभी न खत्म होने वाली विरासत। 21वीं सदी मेडिसिन में और भी तेजी से बदलाव का एक दौर लेकर आई है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बायोलॉजिकल समझ के गहराने से चल रहा है। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पूरा होने से ह्यूमन डीएनए का एक ब्लूप्रिंट मिला। इससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खुला है, जहां इलाज किसी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से किया जा सकता है। जीन थेरेपी, जो कभी दूर का सपना था, अब कुछ जेनेटिक बीमारियों के लिए हकीकत बन रही है। इम्यूनोलॉजी में तरक्की से कैंसर के नए इलाज आए हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, जो कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय डायग्नोस्टिक्स, दवा की खोज और रोबोटिक सर्जरी में भी क्रांति ला रहा है, जिससे ज्यादा सटीक और कुशल हेल्थ केयर मिलने का वादा है। पब्लिक हेल्थ पर इन मेडिकल तरक्कियों का दुनिया भर में बहुत बड़ा असर हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बच गई है। शिशु और मातृ मोर्टेलिटी रेट्स में भारी कमी आई है। कई इन्फेक्शियस बीमारियां जो कभी बड़े पैमाने पर मौत और डिसेबिलिटी का कारण बनती थीं, अब वैक्सीनेशन से रोकी जा सकती हैं या असरदार दवाओं से उनका इलाज हो सकता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। इनमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी पुरानी बीमारियों को मैनेज करना, नई वायरल पैंडेमिक्स जैसे उभरते इन्फेक्शियस खतरों से लड़ना और देशों के बीच और अंदर मौजूद हेल्थ की असमानताओं को दूर करना शामिल है। लगातार कोशिश यह है कि ये जान बचाने वाली और गवन को बेहतर बनाने वाली मेडिकल इनोवेशंस सभी लोगों तक पहुंच सकें और सस्ती हों, ताकि दुनिया भर में सबको बराबर हेल्थ नतीजे मिले। एथिकल बातें सबसे ऊपर बनी हुई हैं जैसे जैसे मेडिसिन आगे बियाराच रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के जमाने में डेटा प्राइवेसी और कटिंग एज इलाजों तक सबकी बराबर पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान से सोचने और मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है। हिपोक्रेटिस के बताए सिद्धांत, जिनमें पेशेंट की भलाई और कोई नुकसान न पहुंचाओ पर जोर है, आज भी बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पैंडेमिक की तैयारी और ग्लोबल हेल्थ चुनौतियों से निपटने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को हाल की घटनाओं ने साफ तौर पर दिखाया है। सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स और रोबोटिक असिस्टेंस के साथ लगातार डेवलप हो रही है, जिससे रिकवरी टाइम्स कम हो रहे हैं और पेशेंट आउटकम्स बेहतर हो रहे हैं। जबकि पैंडेमिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज तेजी से बढ़ते हुए सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस और रैपिड रिस्पांस सिस्टम्स पर डिपेंड कर रही है। आखिर में मेडिसिन की कहानी इंसानी सूझबूझ, दया और ज्ञान के लिए हमारी कभी न हार मानने वाली कोशिश का सबूत है। हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के अनुभव पर आधारित ऑब्जर्वेशन से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स तक, हर युग ने पिछले युग की खोजों पर ही अपनी इमारत खड़ी की है। इस सफर में ब्रिलियंट दिमाग, हिम्मती इनोवेटर्स और दुख कम करने और इंसानी हालत को बेहतर बनाने की एक सामूहिक इच्छा रही है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो मेडिसिन बेशक नई टेक्नोलॉजीज और गवन की गहरी समझ से चलती हुई डेवलप होती रहेगी। मेडिसिन का हिस्टोरिकल महत्व सिर्फ इसकी साइंटिफिक कामयाबियों में नहीं है, बल्कि सभ्यता पर इसके गहरे असर में है, जिसने समाजों को फलने फूलने और लोगों को लंबा सेहतमंद गवन गने का मौका दिया है, जो सच में एक गवन देने वाला तोहफा है।